अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फराज अहमद है और जितने भी लोग फेसबुक वगैरह पे मेरे साथ ऐड हैं या व्हाट्सएप पे हैं तो ज़ाहिर है कि वो फेसबुक पे भी होंगे। वो सारे लोग जानते होंगे कि मैंने एक पोस्ट डाली थी और उसके बाद एक दो और भी उसी तरह से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड थी। और उसके बाद से सोशल मीडिया पे मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, ख़ास तौर पे फेसबुक पे ही। और इंस्टाग्राम वगैरह को आप छोड़ेंगे क्योंकि उधर फॉलोअर्स चूँकि कम है तो उधर कम पड़ती हैं। लेकिन फेसबुक पे बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। और उसके बाद कुछ जो मेरे बड़े मतलब अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि यार अभी आपके करियर का स्टार्ट है और लोग आपके खिलाफ एक पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है, बुरा है और क्या? तो मतलब इस तरह के थोड़ा मतलब लोगों को कुछ कंसर्न्स हैं और कुछ लोग जो हैं वो बड़े ही गुस्से में हैं मेरे खिलाफ। तो मुझे आप देख भी रहे हैं कि हंसी आती है इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि सबसे पहले जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और जो समझते हैं कि मुझे कोई क्लैरिफिकेशन इन चीज़ों की देनी चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए इन चीज़ों पे तबसरे करना। तो देखिए, मैं तो क्रिकेट पे बात करता हूँ आपके सामने और उन उस पे कौन मेरे साथ नाराज़ होगा? मतलब मैं किसी प्लेयर पे जब क्रिटिसिज़्म करूँगा तभी करूँगा जब वो परफ़ॉर्म नहीं करेगा। अगर मैं पीसीबी के खिलाफ कोई बात करूँगा तभी करूँगा जब पीसीबी की परफ़ॉर्मेंस किसी भी चीज़ को लेके बुरी होगी। और बाकी तो मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है या लोगों को एंटरटेन करना है, यही एज़ ए क्रिकेट कमेंटेटर या एज़ ए क्रिकेट एनालिस्ट और एंकर मेरा काम है और यही आपके सामने मैं करता भी हूँ। लेकिन बाकी कुछ जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, वो इस तरह के हैं कि लोग जो हैं वो बहुत से जो कि ख़ुसूसन मेरे पाकपतन वाले इलाके के हैं जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पे कुछ मेरे कॉलेज के फेलोज़ हैं और कुछ उस इलाके में हैं और कुछ में जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ नमल यूनिवर्सिटी में, मैं नमल का स्टूडेंट हूँ, वहाँ पे मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन लोगों का कुछ मतलब कमेंट्स आते हैं, वो अजीब-अजीब किस्म के। ज़ाहिर है कि करने वाले 100 बातें करते हैं, कुछ गालियाँ भी देते हैं, कुछ गैरत भी जगाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम में तो गैरत नहीं, बेगैरत हो और औरतें पाकिस्तान के अंदर फितना फैला रही हैं और इस्लाम इसकी दावत नहीं देता और ये इस्लाम के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा है। इसको दूसरे जो ममालिक हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला अगर पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का ये है कि इनको एनजीओज़ सपोर्ट कर रही हैं, इनको फॉरेन फंडिंग हो रही है, तो देखिए पाकिस्तान पूरा ही फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है। पाकिस्तान को आपको पता है, मैं आपको हिस्टोरिकली इस चीज़ के एविडेंस ला के दे सकता हूँ कि पाकिस्तान की जीडीपी कभी बढ़ी है तो उसके पीछे जीएनपी का बढ़ना ही होता था। तो पाकिस्तान तो अभी भी आईएमएफ के कर्ज़ों से चल रहा है, अभी भी ये जो तरक्याती बैंक्स हैं और वर्ल्ड बैंक हो गया, इसी तरह अमेरिका और चीन की जो इमदाद हमारे पास आती है, सऊदी अरब की जो सपोर्ट होती है, हम तो पूरा मतलब हम भिखारियों का मुल्क है, ज़ाहिर है सीधी-सी बात है करने वाली। तो भिखारियों ने फिर क्या इस बात पे शर्माना कि हमारा कोई यहाँ पे कोई अगर कोई कैंपेन चल पड़ी है किसी ख़ास जेंडर या सेक्स के हुकूक के हवाले से, तो वो अगर चल रही है किसी बाहर वाले ममालिक के कुछ लोगों के इमदाद पे, तो देखें फिर इसमें क्या बुरा है। हमारे एक स्कॉलर हैं जावेद अहमद गामिदी, उन्होंने कुछ बातें की तालिबान के खिलाफ, उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। अभी 12 साल हो चुके हैं, देखें तो उनका अभी जो रिसर्च सेंटर बना है वो भी ज़ाहिर है कि चैरिटी वगैरह पे चल रहा है और वो ज़्यादा इमदाद उनको अमेरिका में मिलती है और अमेरिका में ही उनको ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है कि वो दीन के हवाले से जो उनके पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं उस पे वो खुल के बात कर लेते हैं। हम पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है कि वो मतलब वो टोटल वो भी फ़ॉरेन फंडिंग पे चल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पूरा फ़ॉरेन फंडिंग पे चल रहा है। यहाँ पे अगर फेमिनिज़्म की कैंपेन भी चल पड़ी है और उसको कहीं बाहर से पैसे आ रहे हैं, तो इस पे क्या आप एतराज़ करते हैं? ये बिल्कुल एक फ़ज़ूल एतराज़ है। पाकिस्तान के अंदर आपने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन अगर कभी पढ़ा हो तो उसमें यही होता है कि ये जो मरहम पट्टी गरीब ममालिक की और हम जैसे भिखारी ममालिक की की जाती है वायदा फर्स्ट वर्ल्ड, तो वो इमदाद वगैरह की सूरत में होती है। कभी वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक दे देता है और कभी मतलब किसी एनजीओ के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहला एतराज़ तो ये था। दूसरा एतराज़ ये था कि ये औरतें जो है ये बेहयाई को प्रमोट कर रही हैं और ये इस्लाम इसकी दावत नहीं देता और पता नहीं कोई मतलब ख़ास एजेंडा है इनका। मुझे इस बात की भी कोई समझ नहीं आती, क्योंकि देखिए आपको ज़माना जहालियत पता हो जो कि 512 से लेके 632 तक मेरा ख़्याल है कि अरब के अंदर आया था। हमारे बहुत से लोग समझते हैं लेकिन कि इस्लाम से पहले थे ही वो जाहिलियत के अंदर, नहीं, वो ठीक है, लेकिन एक उनका जो ख़ास एक ज़माना है जिसको अरब के हिस्टोरियंस भी लिखते हैं कि ये हमारा ज़माना जाहिलियत था, जिसमें बिल्कुल हमारे अंदर जो सोच थी वो बड़ी पुराने ज़माने की दकियानूसी सी होके रह गई थी और जो हमारे सिविलाइजेशन थी और हमारे रूल्स और प्रिंसिपल थे वो भी बिल्कुल
उनका सत्यानाश हो चुका था। आपको पता होगा कि वो ज़माने में क्या क्या होता था। आपने जिन लोगों ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर पढ़ी है, थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ा है, तो ये चीज़ें तो वो होती हैं जो कि हम 8वीं और 10वीं में भी पढ़ लेते हैं और हमें पता चलता है कि ज़माना जहालियत क्या था। तो आपको पता होगा कि इस्लाम ने किस तरह से औरत के हुकूक को उठाया, उसने किस तरह की आज़ादियाँ दी, किस तरह से कुछ जहाँ पे एक मैं कहता हूँ कि माशरे ने इस्तेहसाल किया हुआ था, वहाँ पे उस इस्तेहसाल को ख़त्म किया। तो इस्लाम जो है वो तो नाम ही हुकूक देने का है। तो जब भी ये देखा जाएगा कि हुकूक जो हैं वो पामाल किए जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ लोग जो हैं वो आवाज़ उठाते हैं। और आप ये ना समझें कि बस वो एक अगर एक ज़माने में ये चीज़ें ठीक हो गई थी तो उसके बाद वो सही हो जाती हैं। आपको पता है कि एक बड़ा आइडियल दौर था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का, उसके बाद खुलफाए राशिदीन का 30 साल तक। लेकिन उसके बाद वही कुछ लोग थे कुरैश में से, बनु उमय्या में से, उन्होंने वही मतलब एक बादशाहत वाला निज़ाम और मतलब बाकी जो सोशल नॉर्म्स होती हैं वही लेके आ गए थे, जो कि इस्लाम से पहले होती थी। तो अगर आप ये समझते हैं कि इस्लाम ने एक आइडियल तौर पे औरत को कुछ हुकूक दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो हुकूक जो हैं बिल्कुल दिए जाते रहे हैं, तो ये गलत बात है। हमारे बहुत से पाकिस्तान के अंदर ही हमें मिसालें मिलती हैं कि औरत को मतलब शरीयत के मुताबिक जो हिस्सा होता है वो नहीं मिलता। इसी तरह हमारे बहुत से उलमा ने ये एक मैं कहता हूँ कि एक्सट्रैक्ट किया हुआ है कि जी औरत की गवाही जो है वो आधी होती है। इसी तरह से ये समझा जाता है कि औरत जो है वो उसकी मर्ज़ी के बिना मर्द जो है वो 4 शादियाँ भी कर सकता है। इसके अलावा और ब बहुत सी तफ़सीलात हैं। तो आप अगर ये समझते हैं कि आज का आपका जो दीनी फ़िक्र है वो टोटली मतलब औरत को उस तरह से कोई आज़ादी देता है या मर्दों के बराबर ला के खड़ा करता है, तो ये आपकी एक भूल है। और अल्लाह ताला ने ये इस तरह से नहीं पैदा किया कि कोई फ़र्क हो औरतों में और मर्दों में। ये फ़र्क जो है हमारे अपने पैदा करते हैं और ये हिस्टोरिकली हम अगर इसको देखें तो ये फ़र्क तब पैदा हुआ था जब पैट्रियार्कल सिस्टम पैदा हुआ था। मतलब जब ज़राअत वाला इंकलाब आया, उसके बाद जो मर्द थे वो भारी काम करते थे, वो औज़ार उठाते थे, जंगें करते थे। और उस ज़माने में चूँकि ज़्यादा जिस बंदे के पास बच्चे होते थे, बेटे होते थे, उसके पास ज़्यादा पावर होती थी, वो ज़्यादा ज़मीनों में काम करवा सकता था, वो दूसरे इलाके भी फ़तह कर सकता था क्योंकि मैन पावर होती थी। तो जिन लोगों के पास ये नहीं होती थी वो कमज़ोर होते थे, ज़ाहिर है इसके लिए जो औरत थी उसका एक ही काम बन गया कि उसने बच्चे ज़्यादा पैदा करने। जब उसने बच्चे ज़्यादा पैदा करने स्टार्ट किए तो ना ज़राअत में हिस्सा ले सकती थी, ना वो मैनेजेरियल इश्यूज़ में उलझ सकती थी और ना वो मतलब कोई हुक्मरानी वाले जो काम होते हैं उनमें आ सकती थी। तो आपको पता है ये वाला एक ज़माना आया, उसमें मर्द जो था डोमिनेंट हो गया और औरत जो थी वो दब गई। और ये हिस्ट्री में से ही हमने निकाल दिया है कि औरत पे हिस्ट्री के अंदर क्या-क्या ज़ुल्म हुए हैं। कि आप इसको ज़ुल्म नहीं समझते तो क्या समझते हैं कि औरत को ये कह दिया गया कि उसने घर में बैठ के सिर्फ़ हांडी-रोटी करनी है या खाली बच्चे उसने पालने हैं या उसने मर्द की कोई मैं कहता हूँ कि खिदमत करनी है। मतलब दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो ये जो जब आपको पता है कि ये एक हुआ था कि 16वीं सदी के अंदर मार्टिन लूथर किंग जो थे उसके बाद उन्होंने एक अपना ईसाइयत को अलग किया, पोप को अलग किया और एक इनलाइटनमेंट का वहाँ पे दौर आया जब चर्च को और स्टेट को अलग कर दिया गया। जब वो हुआ तो उसके बाद ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ जो होती हैं या फिलॉसफीज़ जो होती हैं ये भी ज़्यादा परवान चढ़ी और उसके बाद आपके पास नेशनलिज़्म का कॉन्सेप्ट भी 18वीं सदी में आता है। तो उसी सदी में जाके फेमिनिज़्म की कैंपेन भी स्टार्ट होती है। पहली कैंपेन आप देखेंगे तो उसमें कहते थे कि औरत को भी वोट देने का हक देना चाहिए। उसके बाद तीसरी जो होती है उसमें कहते हैं कि अगर आप एक ही जॉब पे मर्द और औरत को डिफरेंट सैलरीज़ दे रहे हैं या फिर आप उनको जॉब के मतलब कारोबारी सेक्टर हो गए जहाँ पे वो जॉब्स वगैरह औरतें करती हैं, वहाँ पे मर्दों के बराबर उनको नहीं लाते तो ये गलत है। तो ये वाली जो चेंजेस थी इनकी बात की गई। फिर उन्होंने कहा कि अगर घर के अंदर औरत जो है वो सफाई करती है या खाना बनाती है तो ये काम मर्द भी कर सकता है। तो वो आप देखें कि अभी आप कनाडा में मिसाल के तौर पे चले जाएँ तो आप वहाँ पे नौकर नहीं रख सकते। इसी तरह दोनों मर्द और मियाँ बीवी जो है वो इकट्ठे काम करते हैं घर के। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सुन्नत ही यही है और उनका जो हमें सिखाया हुआ तरीका है वो यही है कि वो खुद घर के काम अपनी बीवियों के साथ मिल के किया करते थे। इसमें गलत क्या है? और उसके बाद तीसरी जो इसकी जो मतलब चौथी वेव आप जिसको कहेंगे वो ये है जो 2012 के बाद स्टार्ट हुई, जिसमें औरत की जो हैरेसमेंट की जाती है, उसके रेप्स वगैरह होते हैं और वो चुप हो जाती हैं औरतें। उस हवाले से मतलब जो आवाज़ उठाई जाती है अब सोशल मीडिया पे आप देखते हैं तो ये है। अब पाकिस्तान के अंदर जो फेमिनिज्म की कैंपेन आई है इसका मकसद क्या है
کہ हमारे जो देहातों वगैरह के अंदर अजीब किस्म की नॉर्म्स बनी हुई हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैं कहता हूँ कि आप पाकपतन के जो उधर 160 आई थिंक गांव है, वहाँ पे जाके देखें। औरत कहा जाता है कि लड़कियों का काम जो है वो बस घर के कामकाज करना है, उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी आवाज़ भी बाहर कहीं नहीं जानी चाहिए, और ये और वो इस तरह की बातें की जाती हैं। जब आप अपनी 50% आबादी को एजुकेट ही नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या बनेगा? इसी तरह कहा जाता है कि ये जो नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये तो गलत नारा है। देखें, अगर मेरा जिस्म है तो इस पे मेरी मर्जी नहीं तो किसकी मर्जी होनी चाहिए? इस पे मतलब क्या मैं ये कह दूं कि नहीं कि ये सोसाइटी जो है उसकी मर्जी है? मतलब जो लोग ये कहते हैं कि जिस्म अल्लाह का है, अल्लाह की मर्जी है, इसका क्या मतलब है? क्या मर्द जो हैं जब वो पहलवान बन के और वो छोटे से कपड़े पहन के, वो खाली चड्डी पहन के ही लड़ रहे होते हैं, तो उस वक़्त उनको नहीं शर्म आती? ये भी एक क्वेश्चन उठना चाहिए ना। इसी तरह हम कह सकते हैं कि नहीं, औरतों का तो मतलब वो हम ये नहीं कर सकते कि वो पहलवानों की तरह उतने से कपड़े पहने। तो भई सीधी बात ये है कि हम जो पाकिस्तान की औरतें जो हैं वो इस तरह की बातें भी नहीं करती। ये तो आपके सामने 2 तरह की औरतें हैं, एक एलीट क्लास की हैं, एक वर्किंग क्लास की हैं। वर्किंग क्लास वाली तो सिर्फ़ ये कहती हैं कि हम पे तेज़ाब ना फेंको, हमें हिस्सा दो, हमें जब हम जॉब कहीं करती हैं तो हमारी हैरेसमेंट ना हो। इसी तरह हमारा रेप नहीं होना चाहिए, इसी तरह मर्द जो है हमें टॉर्चर ना करें, हस्बैंड जो है वो टॉर्चर ना करे, हमारे घर वाले जो है हमने कौन सी डिग्री करनी है, हमें इस हवाले से जो आज़ादियाँ वो मिलनी चाहिए। ये ना हो कि हमारे भाई को जो है बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाए, लेकिन हमारी जब बारी आती है तो उन्हें और तरह के कंसर्न्स हो जाते हैं। उन कंसर्न्स का भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के इस हवाले से सोसाइटी के अंदर डायलॉग होना चाहिए। वो तो ये बातें करती हैं। अब जो आपके सामने बैठ के कहती हैं कि मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगी, उस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगी, या फिर मैं दुपट्टा लूंगी नहीं लूंगी, ये मेरा अपना फैसला। देखेंगे कि सिर्फ एलीट क्लास की औरतें करती हैं, वर्किंग क्लास वाली इस तरह का कोई भी मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी वर्किंग क्लास की औरत ने इस तरह की कोई डिमांड की हो। ये आपके सामने एलीट की कुछ औरतें करती हैं और उसके बाद सारे पाकिस्तान के मर्दों को गैरत आ जाती है। ये एक अजीब किस्म का कंसर्न है। तो इसी बात को लेके मैंने कुछ लोगों की ये जो मेडिवल किस्म की सोच थी कि देखें ये तो बेहयाई फैला रही हैं। बेहयाई मैं मानता हूँ कि लीड की औरतें ये आपको कह देती होंगी, और उसको आप चाहे किसी भी मजहबी एंगल से देखें, वो मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जिनको सपोर्ट करते हैं जो कि वर्किंग क्लास की औरतें, वो तो इस तरह की डिमांड्स करती भी नहीं हैं। और उसके अलावा हमारे उलमा में से कुछ कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे दुपट्टा ज़रूरी है, फ़लाँ जगह पे ज़रूरी नहीं है, इस तरह कपड़ों के हवाले से। ये मेरे नज़दीक तो सारी चीज़ें हैं भी कल्चरल, और पाकिस्तान की एलीट क्लास ही इस तरह के वाले काम करेगी। इस पे अब लेकिन देखिए, अफराद को इस हवाले से आज़ादी होनी चाहिए। आपको उनको ये ना करेंगे, हम इनको मजबूर कर देंगे कि ये इस तरह के कपड़े पहनेंगे, उस तरह के कपड़े पहनेंगे, तो एक डिबेट कहीं और ही चली जाएगी। लेकिन हकीकत में औरत के ये वाले कुछ हुकूक हैं जो कि वो मांगती हैं, और वो आपको देने भी पड़ेंगे, और उसको आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। इसमें अब दूसरी आप जो बातें स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो कोई फ़ॉरेन एजेंडा है, ये तो कोई बेहयाई फैलाई जा रही है और इस तरह वाले काम किए जा रहे हैं। मैं मर्दों से ये सवाल करता हूँ कि हमारे सबसे ज़्यादा हम पोर्न देखते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हमें कोई खालिस दूध तक नहीं मिलता। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो तब आपको इस्लाम याद आ जाता है। मतलब एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे लड़के लड़की ने एक दूसरे को प्रपोज किया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने एक्सपेल किया, और उसके बाद ट्विटर पे ट्रेंड भी लगा, और लोग उनको उन पे आ रहे हैं कि देखें आपने गलत काम किया था, आपको निकाल दिया गया, तो सही हुआ है। अजीब किस्म की बात है। यही मतलब हमारे दोहरे मयार हैं कि हम अब पसंद तो कुछ और करते हैं, लेकिन हम लोगों के सामने कुछ और बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालाँकि हम में से कोई अच्छा मुसलमान मुझे तो कभी नहीं मिला। सारे लोग जो हैं वो हॉलीवुड की मूवीज़ भी देखते हैं, आपको पता है किस तरह की होती हैं, वो बॉलीवुड की भी देखते हैं, वहाँ पे भी अब आजकल रक़्स और इस तरह मौसीकी वग़ैरह किस तरह की होती है आपको पता है, सारे देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो सारे ख्वाब देखते हैं कि हम कोई रियासत मदीना बना लेंगे। रियासत मदीना एक आइडियल एनवायरनमेंट था, एक आइडियल जो पर्सनैलिटी थी उनके असर की वजह से बन गया था। आप उसके लिए कोशिश तो पहले करके देखें ना। आप एक रोमानवी कैफ़ियत में सिर्फ़ चले जाते हैं, फिर आप ये भी कहते हैं कि हमारा उसके साथ कंपैरिज़न ना करो, हमारा उसके साथ कंपैरिज़न ना करो। जब आप चाहते हैं कि ये एक काम हो जाए, इस तरह की स्टेट बन जाए, आपके वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैंने रियासत मदीना बनानी है, तो ज़ाहिर है कि हम हज़रत उमर के साथ उनको कंपेयर करके भी देखेंगे। अगर नहीं वो उस मयार पे पूरा उतरते तो उनसे कहेंगे कि भाई आप इसकी बात भी ना करें रियासत मदीना की।
تو میں پاکستان کے مردوں سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یا تو آپ جو ہیں وہ واقعی کردار میں اتنے اچھے بن جائیں، اس کے بعد تاکہ ہم لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ ہم مسلمان جب باہر جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں تو وہ ہم سے یہی کہتے ہیں اچھا وہ جہاں پہ خالص دودھ نہیں ملتا، جو سب سے زیادہ پون دیکھتے ہیں، جن کی باتوں پہ یقین نہیں کیا جاتا، تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ یا تو آپ کردار میں واقعی اتنے اچھے ہو جائیں یا پھر آپ واقعی لوگوں کو آزادی دے دیں کہ بھائی جس نے جو کرنا ہے وہ کرتا رہے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس یہ سمپل سی بات ہے۔